वेलकम बच्चों टू दिस इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस का सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मीन्स पहला अटेम्प्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और इन टोटल 11 पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट हुए हैं इस बार। ठीक है, सो इस सीरीज में हम लोग उन सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने मतलब यहाँ पे हमने फ्रेम किए हैं वो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं जो हमारी टीम ने स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके निकाला है, बट मोर और लेस पेपर जो होगा उसी लाइन पे होगा जो जेईई ने कंडक्ट किया था। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, सो सॉल्यूशंस के साथ साथ हम थोड़ा बहुत इसमें एनालिसिस भी करेंगे कि पेपर कैसा था या पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो थी वो कैसी थी, हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, इस टाइप की थोड़ी बहुत एनालिसिस जो है हम मतलब इस पेपर में भी देखेंगे या इस वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिवीजन की कि ये जो पेपर आया था वो बेसिकली 11th और 12th बेसिस पे किस टाइप से डिवाइडेड था, तो 12 से 53% ऑफ द क्वेश्चंस कवर हुए थे और 11 से 47% ऑफ द क्वेश्चंस कवर हुए थे। जनरली क्या होता है कि जब आप 12th में जाते हैं वो एक बोर्ड क्लास है तो ज़्यादा फोकस जो है वो 12th की तरफ चला जाता है और जनरली फिर 11 जो है वो थोड़ा पीछे छूट जाता है, हम बहुत ज़्यादा रिवाइज उसको ठीक से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस बार लेकिन जो ये इस पेपर का एनालिसिस बता रहा है उसमें बेसिकली यही देखने को मिल रहा है कि 11th और 12th, ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस लगभग बराबर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम में अगर आपको सही करना है या बेसिकली इस पेपर में आपको अगर आप सही करना चाहते थे तो आपको 11th और 12th दोनों को ही एक साथ लेकर के लगभग चलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला एनालिसिस अगर हम देखें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्लास 11 से देखें तो इस पाई चार्ट से आप देख सकते हैं कि लगभग सारे चैप्टर से ही क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो वेव हो, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वो केटीजी हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिर ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस थे। उसके बाद मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन। सो बेसिकली यहां पे बस एक फ्लूइड का पार्ट जो है वो इसमें नहीं है, बेसिकली जो सरफेस टेंशन और फ्लूइड वाला जो पार्ट है वो बस इसमें नहीं है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, लेकिन बाकी सारे चैप्टर से ही क्वेश्चंस इसमें आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, आपको सारे के सारे चैप्टर रिवाइज करके जाना ही था, सारे के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करके जाना ही था, तभी आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है, हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना इजी था, कौन सा क्वेश्चन कितना मॉडरेट था या कौन सा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो 12th में भी सेम यही पैटर्न देखने को मिलता है, लगभग सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2 क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, फिर मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर से पूरे 12th के हर एक चैप्टर से ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि पूरे 11th और 12th के सारे चैप्टर से ही लगभग क्वेश्चंस आए हैं, कुछ एक टॉपिक को छोड़ के। ठीक है, सो ये अपना बेसिक एनालिसिस है रिगार्डिंग दिस पेपर। सो हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं कि उस क्वेश्चन क्या था, कैसा था, कैसे सॉल्व कर सकते थे उसको और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते थे, कितने समय में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन देखिए ये, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल एज असर्शन आर। तो असर्शन और रीजन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था।
assertion A is photodiodes are preferably operated in reverse bias condition for light intensity measurement, and the current is in the forward bias is more than the current in the reverse bias for PN junction diode. In the light of the above statement, choose the correct answer. So ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड हम इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और मोस्टली मेमोरी बेस्ड, ठीक है। अगर आपको याद होता तो आप इसको इजीली कर सकते थे, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड में ही होता है, ताकि जो लाइट जो है, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट उस पर पड़ रहा है उसका मेजरमेंट आसानी से हो सके, ठीक है, इसलिए उसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस में डायोड होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट जो है वो फ्लो कर पाता है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब वो रिवर्स बायस में होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी इनफाइनाइट हो जाती है, वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब रिवर्स बायस में करंट जो है मान लो बहुत ही कम है, लेकिन ये फोटोडायोड में कैसे अप्लाई होता है, ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है डायरेक्टली। हेंस जो ऑप्शन हम यहां पे टिक करेंगे वो होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर विल बी डी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y is equal to 0.05 sin 8x minus 40. Then the velocity of wave is, all the quantities are in SI units. So ये क्वेश्चन जो था फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन था। वेव का जो बेसिक जनरल इक्वेशन होता है, सिनुसॉइडल इक्वेशन, उसी के ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये जनरली मतलब हर एक बच्चे से हो जाना चाहिए जिन्होंने भी वेव चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, डायरेक्ट सवाल था। सो वेलोसिटी ऑफ वेव जैसा कि आप जानते हैं वो ओमेगा बाई के के बराबर होता है। सो दिस टर्म इज योर ओमेगा एंड दिस टर्म इज योर के। सो ये हो जाएगा 4/8, दैट इज हाफ। हाफ होने का मतलब ये है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। डायरेक्ट सवाल था ये, ठीक है। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना था कि वेलोसिटी का वैल्यू जो है ओमेगा बाई के के बराबर था, ठीक है। सो फिर से मतलब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं यहां पे तो ये इजी साइड में ही होगा। इससे पहला वाला जो भी क्वेश्चन था वो भी इजी साइड में ही मैं रख सकता हूं, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P and Q कैरिंग इक्वल करेंट्स 10 एम्पियर, each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Now the magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1. If distance between wires is halved and current on them are doubled, force F2 on 10 centimeter length of wire P will be. अब देखो क्वेश्चन यहां पे अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन तो इजी साइड में ही है, लेकिन सिंस बहुत सारे लाइंस है यहां पे क्वेश्चन के अंदर, इस वजह से आपको लैंग्वेज समझने में हो सकता है यहां पे दिक्कत आए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, हम लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब हम सबसे पहले पहला लाइन पढ़ें, उससे समझे कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा लाइन समझे, उसमें फिर देखे कि क्या दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट लाइन। सो लाइन बाय लाइन जब आप चलेंगे तो कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना होगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P and Q carrying equal currents 10 ampere were kept parallel to each other at 5 centimeter distance. तो यहां पे ऐसे दो वायर्स हैं। सो एक वायर है P, दूसरा वायर है Q, और ये दोनों के दोनों बहुत ही लंबे वायर्स हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप से आप पहले लाइन से एक्सट्रैक्शन आपने कर लिया कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर P। अगर मैं इस वायर पे 10 सेंटीमीटर लेंथ को कंसिडर करता हूं, अगर मैं इसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ को कंसिडर करता हूं, तो इस 10 सेंटीमीटर पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1।
ये दूसरे लाइन से आप समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, इफ डिस्टेंस बिटवीन वायर इज हाफ एंड करंट ऑन देम आर डबल्ड देन फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P विल बी। अगर इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और इन दोनों का करंट जो है डबल कर दिया जाए तो इस 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा ये अपने को कमेंट करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। सो यहां पे देख सकते हो कि F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू DL क्रॉस B। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो P में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 10, लेंथ जो कंसिडर हो रहा है वो है 10 सेंटीमीटर, फिर से तो इसको मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि F2 जो है F1 के टर्म्स में लाना है तो मैं इसको सेंटीमीटर में रख रहा हूं। बाकी आप चाहो तो SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो DL की वैल्यू होगी 10/100 इंटू B। सो मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से इस पे आएगा, सिंस हम इस पे फोर्स देख रहे हैं सो हम Q की वजह से फोर्स देखेंगे P पे। सो वो हो जाएगा म्यू नॉट I दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। सो 2 पाई इंटू 5/100, ये आपका F1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, नाउ F2 जो है उस केस में बोला गया कि करंट जो दोनों का करंट जो है वो डबल हो चुका है और डिस्टेंस जो है वो आधा हो चुका है। सो F2 विल बी 20 इंटू 10/100 इंटू म्यू नॉट 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई 5/200। ठीक है, करंट को डबल कर दिया और दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो है वो आधा कर दिया। F1 और F2 को आप कंपेयर करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि F2 जो है वो 8 F1 के बराबर है। सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। सो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। इन तीनों क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आगे का भी क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो सेट कर सकते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड टाइप हो गया जैसे कि वेव वाला क्वेश्चन था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो था वो थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जो कि प्योरली मेमोरी बेस्ड है, तो वो भी आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट जो तीसरा जो है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रैक्ट करना होगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप लाइंस से इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो फिगर आउट कर पाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा फिर। ठीक है, सो इसी तीनों लाइंस पे हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 या फिर ये वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। तो यहां पे एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस हो रहा है। ए जो है वो फाइनली A6 तक पहुंच रहा है। ठीक है, देन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A6 आर गिवन बाय। ठीक है, तो A6 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में अपने को कमेंट करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अल्फा डिके, बीटा माइनस डिके, गामा डिके, अल्फा डिके, बीटा प्लस एंड गामा डिके, इस टाइप के डिकेज यहां पे हो रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है ये भी एक टाइप से डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ये भी बेसिकली इजी साइड में ही होगा। अगर आपको सारे टाइप के डिकेज आते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे डिकेज को कर सकते हैं। ठीक है, सिंस यहां पे बहुत सारे डिकेज दिए हुए हैं, 4-5 डिकेज यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। टाइम की वजह से मैं इसको मॉडरेट साइड में रख सकता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी पेपर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो सिर्फ लेंथीनेस से उसकी डिफिकल्टी आप नहीं बताते हैं कि क्वेश्चन लेंदी है तो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन कम लेंदी है तो आसान है। हम उसको टाइम से भी कंपेयर करते हैं कि उसको सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है। इसको सॉल्व करने में कम से कम नहीं तो आपको 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। इस वजह से मैं इसको मॉडरेट साइड में रख सकता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है तो इसका जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा। 2 प्रोटॉन्स रिलीज होगा और 4 न्यूक्लियॉन्स रिलीज होगा। सो A1 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा, उसका जो मास नंबर होगा वो हो जाएगा 214 और उसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 82।
ये A1 के लिए हो गया, ठीक है, अल्फा डीके। फिर जब बीटा माइनस डीके होगा तो बीटा माइनस डीके में आपका न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो सिंस न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो चेंज नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन रिलीज होने की वजह से एक बढ़ जाएगा। सो A2 के लिए हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर 214, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 83, ठीक है। नाउ कमिंग टू द A3 गामा डीके। नाउ गामा डीके जैसा आपको पता होगा कि ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में ट्रांजिशंस होते हैं, उसमें गामा डीके जो है या गामा रे जो है वो रिलीज होता है। तो इससे एटॉमिक मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियॉन्स बस ट्रांजिशन कर रहा है, वहां पे न्यूक्लियॉन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो A3 के मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन जो है वो बेसिकली ब्रेक होगा। तो प्रोटॉन जब ब्रेक होगा तो फिर से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो नहीं बदलेगा, और नंबर ऑफ हम लोग A3 से पहले A4 में जाएंगे, अल्फा डीके होगा। अल्फा डीके जब होगा तो फिर से एटॉमिक मास नंबर जो है 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 210 A4 और ये हो जाएगा 81। नेक्स्ट बीटा प्लस डीके में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन एक कम होने की वजह से एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, जो कि होगा 80। तो ये A5 का हो जाएगा, ठीक है। लास्ट गामा जब डिके होगा तो फिर से एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो A6 का एटॉमिक मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो हम लोग अब ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, बी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो फिर से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड फिर से आ गया ये। आप मैं इस क्वेश्चन को फिर से इजी साइड में ही रख सकता हूं, ठीक है। सो देखते हैं क्या बेसिकली अपने को पिक करना है यहाँ पे। सो फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द एटॉमिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो गलत है। एटॉमिक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्क फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो जिस वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे लैम्डा वेरी करते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी होते जाता है। सो इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वर्क फंक्शन बट ऑल्सो ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट सही है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी आप लाइट का इसमें इंसिडेंट कराएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ बेसिकली फोटोन्स जो है वो इंसिडेंट होगा। जितना नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल से इजेक्ट होगा। इस वजह से सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो फिर से ये गलत हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है। के मैक्स इक्वल टू एससी बाय लैम्डा माइनस 5 होता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सारे इजेक्ट हो रहे हैं वो पता चलता है, लेकिन किस एनर्जी के साथ इजेक्ट होता है वो तो लैम्डा डिसाइड करता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। फोटो इलेक्ट्रिक लाइट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। सो सिर्फ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन जो है गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
ठीक है, सो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर। ठीक है, सो लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करिए क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आपको लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि क्या चीज यहां पे दिया हुआ है। सो इतने प्रेशर पे लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है टू वेपर। इफ 10% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1600 सेंटीमीटर क्यूब ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी। अगर जो भी हीट यहां पे सप्लाई हो रहा है उसको उसका 10% जो है अगर वर्क डन में जाता है तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में अपने को कमेंट करना है। ठीक है, सो पहले लाइन से प्रेशर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दूसरे लाइन से वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और लास्ट में अपने को इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में बताना है। सो सिंस एक्सपेंशन जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इस वजह से dw की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा वी। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ इंटू 1600 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है, सो ये जूल में आ जाएगा। सो यहां से अपने को मिलेगा ये 480 जूल के बराबर। अब ये जो वर्क डन है ये बोला जा रहा है कि दिस इज द 10% ऑफ द हीट सप्लाइड, 10% ऑफ द हीट सप्लाइड। सो 10% ऑफ Q इज इक्वल टू 480 है, तो टोटल Q कितना हो जाएगा? टोटल Q हो जाएगा 4800 जूल। 10% 480 है तो 100% 4800 के बराबर हो जाएगा। सो Q पता चल गया है, वर्क डन पता चल गया है। नाउ वी कैन यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे कि हम लोग du बता सकते हैं। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सो du कैन बी गिवन एज 4800 माइनस 480 जूल्स, दैट इज 4320 joules. So correct option will be B. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मॉडरेट साइड में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको लैंग्वेज भी समझना था और साथ ही साथ ये भी फिगर आउट करना था कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन मॉडरेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो ये टेली कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड था। सो क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव एज शोन इन द फिगर। ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो दिया हुआ है। इफ द कैरियर वेव इज गिवन एज 2 sin 8πt वोल्ट, देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इन दोनों के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज 2। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी हाफ। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। सो बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑन इजी साइड। ठीक है, सो फिर से देखो, मैं बीच में यहां पे फिर से इंटरफेयर कर रहा हूं और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट होता है वो जनरली इजी साइड में ही रहता है। जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको भी हम इजी साइड में रखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होता है, जिसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी लगते हैं या फिर जो मल्टी कॉन्सेप्ट भी रहता है, वो मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो इजी साइड में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड। तो VRMS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास। सो -73 डिग्री अगर हम देखें तो टेम्परेचर यहां पे हम केल्विन में रखेंगे, टेम्परेचर विल बी 200। और जब 527 डिग्री हो रहा है देन टेम्परेचर विल बी 800। सो टेम्परेचर 200 केल्विन से 800 केल्विन जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि VRMS विल गेट डबल्ड। तो ये स्टेटमेंट मतलब सही है।
स्टेटमेंट 2, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज एनआरटी, सो एनआरटी इज नॉट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है F/2 nRT। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अपने को वहां पे काउंट करना पड़ता है। So that's why this statement is false. So correct option will be statement 1 is true but statement 2 is false. That is option D. ठीक है। So next question की तरफ आते हैं। So इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में है in E and K represent electric field and propagation vector of EM waves in vacuum, then magnetic field vector is given by where omega is angular frequency। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा अपने को वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। सो वो हो जाएगा K क्रॉस E से, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल सकते हैं B इज इक्वल टू E बाई C से। ठीक है। तो C की वैल्यू होती है ओमेगा बाई K, तो ये हो जाएगा KE बाई ओमेगा। सो मैग्नीट्यूड विल बी KE बाई ओमेगा, सो देयरफॉर कंप्लीट वेक्टर विल बी KE by omega, K cross E by omega. So correct option will be your A option. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R is carrying current I ampere, then the ratio of magnetic field at center of circular loop and a distance R from the center of the loop on its axis is। ठीक है, तो इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे वो हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे वो है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्मॉल आर इज द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है। सो अगर सेंटर ऑफ द लूप की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वहां पे हो जाएगा सेंटर पे, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर R डिस्टेंस की बात करें, एक्सियल डिस्टेंस जो कि R है, ठीक है, यहां पे R और कैपिटल R की वैल्यू आई थिंक सेम है। हाँ, R और कैपिटल R सेम ही है। ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूं। सो R की वैल्यू हो जाएगी यहां पे म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2√2r। जैसे ही आप R की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ये हो जाएगा 2√2r। सो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो रेशियो विल बी 2√2:1, दैट इज करेक्ट आंसर विल बी बी। सो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल सा था। क्वेश्चन देखो, 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.25 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस इज 10 into 10 Newton per meter square is subjected to a load of 250 Newton. Then the elongation in the wire will be. So Hooke's law का ये क्वेश्चन है, stress is equal to y strain. So stress will be force upon area. फोर्स जो की है यहां पे टेंशन, सो ये हो जाएगा 250 बाई एरिया, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया स्ट्रेस इंटू वाई स्ट्रेन। सो वाई की वैल्यू है यहां पे 10⁻10। डेल्टा एल अपने को निकालना है और जो ओरिजिनल लेंथ है वो दे रखा है यहां पे 100। सो बेसिकली यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, और करेक्ट आंसर होगा यहां पे पावर देख लीजिए आप कितना है। ये तो आपका हो गया लगभग 4 के आसपास, और 8 4, सो 8 और ये इधर गया 4, 10⁻⁴, 1 0 यहां से बचेगा 10⁻⁻, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेट करके यहां पे देख लेना, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी साइड में था प्रॉब्लम। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन था ये। सो क्वेश्चन देखते हैं। एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P is attached on a double inclined frictionless surfaces. The tension in the string will be. So ऐसा बेसिकली एक अरेंजमेंट दिया हुआ है
ब्लॉक्स का इस वेज के ऊपर। सो टेंशन इन द ब्लॉक को अपने को कमेंट करना है। सो सबसे पहले इसका एफबीडी देखते हैं। एफबीडी में यहां पे जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा 4g sin 60, यहां पे टेंशन T, इसके एफबीडी में यहां पे टेंशन T और यहां पे लगेगा g sin 30। इधर का फोर्स ज्यादा है सो दिस विल एक्सेलरेट दिस साइड, इसका एक्सेलरेशन a मान लिया जाए इधर, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ हो जाएगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें लगा सकते हैं। ऑन दिस ब्लॉक 4g sin 60 माइनस t इज इक्वल टू 4a, और इस वाले साइड में t माइनस g sin 30 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू ऊपर डालो अगर उठा के, तो 4g sin 60 माइनस t इज इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस g sin 30 हो जाएगा। सो टेंशन वाले को एक तरफ ले लो और बाकी सबको एक तरफ भेज दो। सो इस वजह से यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो इसको इधर तरफ ले आओगे तो 5t विल बी इक्वल टू 4g sin 60 दैट इज 20√3, और ये उधर जाएगा तो 4g sin 30 दैट इज 20। सो t की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, 5 को इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 4। सो 4√3 प्लस 4 मतलब करेक्ट आंसर विल बी डी। सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। जनरली क्लास इलस्ट्रेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो कराए जाते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेगा, तो इसको थोड़ा बहुत मॉडरेट साइड में आप रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया था। सो क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। सो ये यहां पे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है। करेंट्स थ्रू द रेजिस्टर R4 एंड R5 आर I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली। सो R4 देखिए यहां पे है और R5 जो है यहां पे है। इन दोनों में करेंट्स I4 एंड I5 डिनोट किया गया। देन द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5 आर। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्मार्टली आपको सॉल्व करना था, ठीक है। सिंस अपने को इन दोनों में करंट यहां पे निकालना है, सो सबसे पहले आपको यहां पे पूरे सर्किट को कंसीडर करना था, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। आपको थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना था। सो दिमाग ऐसे लगता कि सबसे पहले आप इसका टोटल करंट निकाल ले, इस सर्किट में टोटल करंट कितना है। यही टोटल करंट यहां से डिवाइड होने के बाद, मिलने के बाद फिर से ये डिवाइड होगा। जो करंट आई यहां एंटर करेगा वही करंट फाइनली इन दोनों में डिवाइड होगा। तो आई निकालने के बाद इसके बाद आपको पैरेलल डिवीजन इन दोनों के बीच में करना था, ठीक है। तो सबसे पहले आई निकालना था, उसके बाद डिवाइड करना था। सो टोटल आई निकालते हैं। टोटल आई निकालने के लिए इस पूरे सर्किट का अपने को आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा। सो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, सिंस ये दोनों पैरेलल में है, देन 2 and 2, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। 1 इज इन सीरीज विद 2, तो इन दोनों का मिलाकर के हो जाएगा 3 ओम। फिर 20 and 5 आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का मिलाकर हो जाएगा 4। तो 1 + 2 + 4 7 + 2 9, एंड दिस इज ऑल्सो इन सीरीज, तो ये हो गया 12। सो टोटल करंट विल बी 24/12 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। टोटल करंट आ गया। अब टोटल करंट आने के बाद अब इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले I4 निकालते हैं। I4 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा R4 plus R5 into I, that is 5/20 plus 5 into 2. So this will be 1/5 into 2, that is 2/5. So I4 is 2/5 ampere. Then I5 will be 2 minus 2/5 ampere, that is कितना हो गया 8/5. So 2/5 and 8/5. 2/5 and 8/5 is option C. So this will be your correct answer. तो इस तरीके से आपको पहले करंट निकाल कर अगर सॉल्व करते तो बहुत ही आसानी से हो जाता, ठीक है। अगर पूरा सर्किट आप पहले ही एनालाइज कर दे तो इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था। सो बेसिकली अपने को फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दीज पैरामीटर्स।
तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन देखते हैं। सो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन हम एनर्जी से निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा से। सो एच का जो डायमेंशन हो जाएगा वो एनर्जी इंटू लैम्डा बाई सी हो जाएगा। सो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू, लैम्डा का डायमेंशन l, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन। सो एल से एल कट गया तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस वन। सो ml स्क्वायर टी माइनस वन यहां पे ऑप्शन थर्ड में है। सो वन बिलोंग्स टू द थर्ड। अब आप इस ऑप्शन में गौर करिएगा तो ए ऑप्शन 3 जो है सिर्फ बी में और डी में है। इसका मतलब ए और सी ऑप्शन तो हट गया। ए और सी ऑप्शन आप नलिफाई कर दीजिए, यहीं पे खत्म कर दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से अपने को टिक करना है। इन दो ऑप्शन में अब आप देखिएगा तो बी में डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब सिर्फ बी निकालो। यहां पे बी निकालने के साथ ही तुमको आंसर मिल जाता, तुमको चारों का निकालने का जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का निकालते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का निकालने के लिए हम एनर्जी को फिर से E इंटू वी के बराबर कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी ml स्क्वायर टी माइनस टू एंड चार्ज इज एम्पियर इंटू टाइम। सो ये हो जाएगा ml स्क्वायर a माइनस वन टी माइनस थ्री। इसका मतलब सेकेंड का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 4 के साथ। दैट मीन्स इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सी और डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन फिल्टर हो चुका है। ठीक है, सो काफी इजी क्वेश्चन था ये। मॉडरेट साइड में रख सकते हो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका डायमेंशन निकालने में। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सो स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, an elevator can go up or down with uniform speed when its weight is attached, weight is balanced with the tension of its cable। तो ये स्टेटमेंट सही है। ब्लॉक का अगर एफबीडी देखोगे तो ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। टेंशन और एमजी अगर दोनों बराबर होंगे तो स्पीड उसका यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। टेंशन और एमजी अगर बराबर हो गया देन फोर्स विल बी जीरो। फोर्स विल बी जीरो मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस स्पीड इज कांस्टेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now second statement, force exerted by floor on an elevator on the foot of the person standing on it is more than her weight when the elevator goes down with increasing speed। अगर एलिवेटर नीचे इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसका मतलब यह है कि नॉर्मल की वैल्यू कम हो गई बाय एफबीडी। एफबीडी अगर ब्लॉक का देखोगे तो यहां पे नॉर्मल लगेगा, यहां पे एमजी लगेगा और ये एक्सेलरेशन ए है। So mg minus n is equal to ma by equation second law of equation. So normal will be mg minus ma। So normal की वैल्यू जब mg minus ma है इसका मतलब ये है कि ये कम हो चुका है। कम हो चुका है तो नॉर्मल की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी ना कि बढ़ेगी। So this statement is false। So statement 1 is true and statement 2 is false। So correct answer will be option B। So काफी इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम था, ये भी काफी डायरेक्ट था, फॉर्मूले के ऊपर था बेस्ड। देखते हैं प्रॉब्लम को। Weight of a body at the surface of Earth is 18 Newton. Then the weight of the body at an altitude of 3200 km above the Earth's surface is। अर्थ के सरफेस पे वेट किसी बॉडी का है वो 18 न्यूटन है। तो एल्टीट्यूड दैट इज 3200 किलोमीटर की हाइट पे कितना होगा। ठीक है, सो ऑन अर्थ सरफेस वी कैन गिव 18 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी दैट इज जीएम बाई आर स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे फोर्स की वैल्यू है। नाउ अगर इसको 3200 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ले जा रहे हैं मींस सरफेस से r/2 डिस्टेंस पे ऊपर ले जा रहे हैं। सो वहां का वेट हो जाएगा m gm बाई r प्लस r/2 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से घटती है। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/9 mgm बाई आर स्क्वायर।
तो mg/r² की वैल्यू यहां पे हम तुम डाल सकते हो ऊपर से, दैट इज 4/9 इंटू 18, मतलब ये आ जाएगा 8 न्यूटन के बराबर। 8 न्यूटन के बराबर होने का मतलब ये है करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट प्रॉब्लम था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो ईएमएफ के ऊपर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे बेस्ड है ये। क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10/√π सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ठीक है, एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया हुआ है। दैट मीन्स लूप कुछ ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा रखा है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.5 सेकेंड एट ए स्टेडी रेट। सो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का अगर यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज होगा बेसिकली ये। इनिशियली ये 0.5 टेस्ला पे था और 0.25 सेकेंड में ये 0 के बराबर हो जा रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर 0.5 था, 0.25 सेकेंड पे ये 0 के बराबर हो गया। सॉरी, 0.5 सेकेंड पे ये 0 के बराबर हो रहा है। ये जो है 0.5 सेकेंड पे 0 के बराबर हो रहा है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड इज। तो जब टाइम 0.25 सेकेंड है तो इस मोमेंट पे अपने को ईएमएफ इंड्यूस बताना है। सो बाय फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस्ड इज mod of d∅dt। mod of d∅dt, फाई की वैल्यू जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इंटू dB/dt। एज मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, एरिया इज फिक्स्ड, सो a इंटू dB/dt। सो एरिया की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो रेडियस से, दैट विल बी πr²। πr² होने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर। एंड dB/dt, dB/dt इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन की वैल्यू हो जाएगी y2 - y1 by x2 - x1, दैट इज 1। सो ये हो जाएगा 1/100 वोल्ट। सो अगर ये 1/100 वोल्ट हो गया, दैट इज दिस इज 10 मिली वोल्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो बहुत ही डायरेक्ट प्रॉब्लम था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो ये भी एक टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था यहाँ पे। सो इफ ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेशन फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेशन फ्रॉम ग्लास टू एयर इज π/2 माइनस थीटा बी। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एयर से ग्लास साइड में अगर ब्रूस्टर एंगल थीटा भी, तो नीचे से ऊपर वाले में π/2 आप माइनस कर दोगे उसमें, मतलब π/2 माइनस थीटा विल बी। ब्रूस्टर एंगल इज दैट एंगल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। नाउ द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी। इसको देख लेते हैं अपन। अगर यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास है, तो ग्लास से एयर इंसिडेंट हो रहा है लाइट। सो यहां से लाइट गया, एक रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया, ये आई है तो ये भी आई है, और एक रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। एज इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। सो इफ दिस इज आई देन दिस विल बी 90 माइनस आई। सो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी कैन से दैट म्यू जी इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आई। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि tan i विल बी इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू जी। म्यू ए का वैल्यू 1 है, सो tan i विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू जी। मतलब ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। इस तरीके से प्रॉब्लम को कर सकते हो। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो ये प्रोजेक्टाइल या 2D प्लेन का क्वेश्चन था। सो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम को। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज।
सो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे कवर कराना है, इसका मतलब बॉल को सीधे ऐसे फेंका गया होगा वर्टिकली ऊपर। सो वर्टिकली ऊपर अगर स्पीड u से फेंका गया है तो ये जो हाइट होगा, इस हाइट का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। इसकी जो वैल्यू है ये दे रखी है तुम्हें 136 मीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के बराबर है। ठीक है, अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ये फेंक सकता है उसी स्पीड पर, तो बाय फॉर्मूला ऑफ रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। मतलब हॉरिजॉन्टल फेंकने के लिए बॉल को 45 डिग्री एंगल पे फेंकना चाहिए। इस केस में रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी। सो u स्क्वायर बाई 2g 136 है, तो u स्क्वायर बाई g विल बी 136 इंटू 2, दैट इज 272 मीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। यहां पे एक छोटी सी गलती हो सकती है, तुम जल्दी जल्दी में जो है ये वाला पार्ट मिस कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट मिस नहीं करना है। वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैक्सिमम कराना है तो उसको सीधे ही फेंकना होगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कराना है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंकना होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium with dielectric constant K, then what will be the equivalent distance between the charge in air for the same electrostatic force? किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस हवा में होना चाहिए जिससे कि सेम फोर्स की वैल्यू अपने को मिले? तो हवा में जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी डैश स्क्वायर। यही डी डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है जिससे कि फोर्स बराबर हो जाए। तो जो कट रहा है यहां पे काट दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 कट गया, Q1 Q2 कट गया, इसलिए डी डैश की वैल्यू आ गई डी रूट K के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बहुत ही डायरेक्ट प्रॉब्लम ये भी था। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप अगर आपको पता है तो इस तरीके से डायरेक्टली कूलम्स लॉ आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव यहां पे सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं जो भी हमारी टीम ने गैदर किया था। ठीक है, अब इंटीजर वाले पार्ट पे चलते हैं। सो जैसा आपको पता है कि 10 इंटीजर्स यहां पे दिए गए हैं आपको, जिसमें से कोई भी 5 इंटीजर आपको चूज करना था। ठीक है, सो सारे इंटीजर मोर और लेस इजी टू मॉडरेट साइड में ही था। फिर से आप कोई भी इंटीजर यहां पे पिक कर सकते थे, जो भी चैप्टर आपको याद होता या जो भी फॉर्मूला आपको याद होता उस बेसिस पे। ठीक है, सो कोई भी यहां पे फिक्स रूल नहीं है कि कौन से 5 को आपको चूज करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोर और लेस इजी टू मॉडरेट साइड में ही है। ठीक है, सो अगर कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होता तो मैं आपको जरूर यहां पे पिन पॉइंट करके बताता कि भाई इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना था, इस क्वेश्चन पे तो टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं था। ठीक है, बट एज वी विल डिस्कस सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इजी टू मॉडरेट साइड में ही था। ठीक है, सो एक एक करके सारे इंटीजर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल सीट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द डायमीटर ऑफ द होल इज 5 मीटर। ठीक है, 27 डिग्री पे डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन द सीट इज हीटेड टू 177 सेंटीग्रेड, देन चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल इज d into 10⁻³ सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? अल्फा इज गिवन, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो वो दिया हुआ है। सो बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फाइनल डायमीटर दैट इज d डैश इज इक्वल टू इनिशियल डायमीटर दैट इज d, इसको d नॉट मान लेते हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। सो अपने को d डैश माइनस d नॉट की वैल्यू निकालनी है, जो कि हो जाएगा d नॉट अल्फा डेल्टा t। ये वैल्यू दे रखा है d इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल करके इसके साथ अपने को कंपैरिजन करना है। सो वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। सो d नॉट की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5। अल्फा की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी की वैल्यू 177 - 27 दैट इज 150 इज इक्वल टू d इंटू 10⁻³ सो बेसिकली ये हो गया 5 इंटू 1.6 दैट इज 8 इंटू 15,
8 इंटू 15 हो गया 120, 1200, तो 1200 मतलब ये हो गया 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डी इंटू 10⁻³। सो डी की वैल्यू यहां पे 12 आ जाएगी, करेक्ट आंसर जो है यहां पे 12 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली इस तरीके से आप कर सकते थे। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना था, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करना था। ठीक है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a spherical body of mass 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joule at the end of 5 seconds. Then the force acted on the body is 10,000 जूल की काइनेटिक एनर्जी बन जा रही है। इसका मतलब हम वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मिल गई अपने को 100 मीटर पर सेकेंड। So now final velocity is 100 meter per second, which is coming at the end of 5 seconds. So therefore, by v is equal to u plus at, v is 100, u is 0, a is a, and t is 5. So a की वैल्यू आ गई 20 meter per second square. Since acceleration is 20 meter per second square, therefore force will be mass into acceleration, that is 2 into 20, that is 40. Then the force acting on the body is 40 Newton. This will be your correct answer. सो ये भी नियर अबाउट काफी अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, मॉडरेट साइड में तुम इसको रख सकते हो। ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले लाइन बाय लाइन। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होगा तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट होगा तो मल्टी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। Hollow cylindrical conductor has length of 3.14 meter while its inner and outer radius are 4 millimeter and 8 millimeter respectively. ठीक है, diameters inner और outer दे रखा है। ठीक है, now the resistance of the conductor is n into 10⁻³ ohm. If resistivity of the material is 2.4 into 10⁻8 ohm meter, then the value of n is. So direct formula का क्वेश्चन था ये। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। सो रो की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻8। एल की वैल्यू दे रखी है 3.14 बाई एरिया। एरिया विल बी पाई आउटर आर स्क्वायर माइनस पाई इनर आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3.4 इंटू आउटर रेडियस, 8 मिलीमीटर आउटर डायमीटर है, सो इनर डायमीटर विल बी 4 मिलीमीटर, सो आर स्क्वायर, सो 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस इनर रेडियस दैट इज 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। सो डायरेक्ट इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रो एल बाई ए। ये और ये कट गया और ये आपको मिल गया 2.4 इंटू 10⁻8 और नीचे आपको मिल गया 16 माइनस 4 दैट इज 12 इंटू 10⁻6। सो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.2 इंटू 10⁻²। सो n विल बी इक्वल टू 2। इस तरीके से आप प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। Assume that protons and neutrons have equal masses. Mass of a nucleon is 1.6 into 10⁻27 kg. Radius of nucleus is this. Then the approximate ratio of nuclear density and water density is. So water density तो आपको पता ही है कितना होता है, 10⁻³ kg per meter cube होता है। So अपने को न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है और उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना है रेशियो निकालने के लिए। So न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम और वाटर की जो डेंसिटी है वो है 10⁻3। सो मास ऑफ न्यूक्लियस नाउ इज गिवन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻27 और वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर रेडियस इज 1.5 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁻3। इसको सॉल्व करिएगा
तो लगभग 11 इंटू 10⁻13 के ऑर्डर का आपका आंसर आएगा। सो वैल्यू ऑफ n विल बी 11। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला प्रॉब्लम जो था वो वेक्टर के ऊपर था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर when 3a plus 2b is equal to 7 then find the ratio of a is to b which is x by 2। so a और b का रेशियो निकालना है और x की वैल्यू के बारे में अपने को कमेंट करना है। सो नाउ सिंस दिस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। therefore dot product will be 2a minus 3b plus 4 is equal to 0। और एक इक्वेशन साथ में अपने को ये दे ही रखा है कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। सो यहां से a की वैल्यू निकाल के इसमें डालो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 माइनस 2b बाई 3 माइनस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां से एलसीएम ले लो और यहां से वैल्यू मिल जाएगा 14 माइनस 4b माइनस 9b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू यहां से मिल जाएगा 2। b की वैल्यू यहां पे 2 डालोगे तो a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी a। सो a बाई b इज 1 बाई 2। सो a बाई b इज 1 बाई 2। सो x की वैल्यू देयरफॉर आ जाएगी 1। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा वेक्टर का प्रॉब्लम था। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो ये प्रॉब्लम देखो, एज सोन इन द फिगर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्लानो concave lens and of thin plano convex lens and plano convex lens is used to image an object placed at infinity. Now the radius of curvature of both the lens is 30 cm and refraction index of the material for both the lenses is 1.75. Both the lenses are placed at a distance of 40 cm from each other. Then due to the combination the image of the object formed at distance x is from the concave lens. So basically दो लेंस यहां पे दिए गए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इनकी दे रखी है। एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, बताना है कि ये रेज जो है ये कहां पे जाकर के फाइनली मीट करेगा, बेसिकली फाइनल इमेज जो है कहां पे जाके बनेगा। ठीक है, सो उसको यहां पे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पे सबसे पहले दोनों का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। सो पहले वाले का जो फोकल लेंथ होगा लेंस में का फॉर्मूला से ये हो जाएगा 1.75 माइनस 1 divided by 1 by r1 that is 1 by infinity minus 1 by 30 1 by 30। हाँ ठीक है, सो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगा f1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी जो कि आएगी माइनस 40 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर दूसरे वाले का निकालोगे लेंस में का फॉर्मूला से तो 1 by f2 हो जाएगा 1.75 माइनस 1 बाई 1 बाई r1। 1 बाई r1 इज दिस वन दैट इज पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 बाई 30 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, मतलब यहां से f2 की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। सो बेसिकली इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो जब इनफाइनाइट रेस पे पड़ेगा देन इट विल कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज ऑन इट्स फोकस। सिंस फोकस नेगेटिव है इसका मतलब पहला इमेज जो है बिहाइंड द लेंस बनेगा जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर पे होगा, बिहाइंड द लेंस 40 सेंटीमीटर पे होगा। सो अब इस इमेज का जब इमेज ये वाला लेंस बनाएगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मींस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बेसिकली जो पहला इमेज बन रहा है वो जब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिखेगा। हेंस जो फाइनल इमेज बनेगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड में बनेगा, मतलब यहां से 80 सेंटीमीटर दूर बनेगा। सो कॉन्केव लेंस से जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 40 प्लस 80 दैट इज 120 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम बोल सकते हो कि थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में था। ठीक है, इकलौता पूरे पेपर में अभी तक का प्रॉब्लम जो मिला है जो थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में था, थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कुछ खास नहीं था एज सच। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम देखते हैं यहां पे। अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग q by m रेशियो is 2 into 10⁻11
and velocity v naught is given 3 into 10 to the power 7 I cap is deflected by an electric field 1.8 j cap kilovolt per meter. Now the electric field exists in a region of 10 centimeter along x direction. Due to the electric field, the deflection of the charged particle in y direction is. So देखो यहां पे x डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर की लेंथ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और उसका डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है। और एक चार्ज जो है यहां से एंटर करता है वेलोसिटी 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा जा रहा है कि वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली ये जो है एक 2D प्लेन का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। हम x डायरेक्शन से टाइम कैलकुलेट करेंगे और टाइम कैलकुलेट करने के बाद y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सो x डायरेक्शन से अगर हम टाइम निकाले तो 10 सेंटीमीटर चलने के लिए इसको समय जो लगेगा वो लगेगा 10/100 इंटू 3 into 10 to the power 7 सेकेंड्स। और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हम दे सकते हैं ut प्लस हाफ AD स्क्वायर से। u इज 0, हाफ a विल बी q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। q बाई एम का वैल्यू दे रखा है, e का वैल्यू भी दे रखा है, t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इन सारी वैल्यूज को पुट करो यहां पे। सो यहां से वैल्यू तुमको मिलेगा 0.002 मीटर के बराबर। सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक था, ठीक है, मॉडरेट साइड में इसको भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर था। सो इस क्वेश्चन को देखो। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ इज। सो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा, क्वालिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। दिस डेल्टा ओमेगा इज योर बैंडविड्थ और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू होती है R बाई एल के बराबर। सो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट R बाई एल। और जैसा मैंने बताया कि बैंडविड्थ का वैल्यू होता है R बाई एल। सो इन दोनों का रेशियो, सो रेशियो विल बी ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंस ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू जो है 1/√LC डाल सकते हो। सो ये हो जाएगा 1/√LC एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को पुट करो। एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है। इन सारे वैल्यूज को जब पुट करोगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा 10 के बराबर। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर था, फॉर्मूला तुमको यहां पे ध्यान होना चाहिए था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस PQ। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट PQ इज। सो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उसको हम लिख सकते हैं mk स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 10 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा mk स्क्वायर। यहां पे मैंने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखा है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन भी तुमको फाइनली सेंटीमीटर में ही मिलेगा। सो यहां पे तुम m से m काट दो हर जगह पे। सो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो एक 5 और एक 5 यहां से कट गया। k की वैल्यू आ गई 100 प्लस 10, 110, ये k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 110 के बराबर। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जो कि तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच्ड विद 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर इज। दोनों तरफ का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि है 20 न्यूटन पर मीटर। The block is placed on a frictionless surface and the end of the spring are attached to rigid supports as shown in the figure. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes SHM, ठीक है। सो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने से पहले तुम एक चीज देखो कि अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां डिस्प्लेस करूंगा
यहां से यहां डिस्प्लेस करूंगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड होगा तो फोर्स इधर लगाएगा, और ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा तो ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा। बेसिकली इन दोनों ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो इस ब्लॉक के लिए सीरीज की तरह काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो डायरेक्टली टाइम पीरियड तुम लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट m बाई इन दोनों का k इक्विवेलेंट दैट इज 2k। एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक होता है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। दो स्प्रिंग लगे हुए हैं जो कि सीरीज में एक्ट कर रहे हैं या सीरीज की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k। m और k की वैल्यू डाल दो, सो दिस विल बी 2 पाई m दैट इज 2 बाई 2 इंटू 20, 2 से 2 कट गया, 2 को अंदर ले जाओ तो दिस विल बी पाई 4 बाई 20, मतलब ये हो जाएगा 5 बाई रूट 5। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। ये थोड़ा एनालिटिकल प्रॉब्लम था, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, इसको भी हम मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये तुम्हारे सारे इंटीजर प्रॉब्लम्स हो गए, जिसमें हमने देखा कि 3 से 4 प्रॉब्लम जो थे वो काफी ठीक ठाक थे, मतलब मॉडरेट साइड में थे, बट मोस्ट ऑफ द पेपर जो था वो इजी साइड में ही था। ठीक है, बट फिर भी मैं पूरे पेपर को मॉडरेट साइड में ही रखूंगा, क्योंकि पूरा 11th और 12th जो है हर एक चैप्टर से सवाल यहां पे लिए गए हैं। ठीक है, सो 11th 12th का पूरा सिलेबस याद रखना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, लेकिन वही है कि अगर तुम इस टाइप का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो तुमको उस तरीके का प्रैक्टिस या उस तरीके का रिग्रेस एक्टिविटी करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुमको ये सारा सिलेबस जो है वो याद रहेगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली पॉइंट की बात यही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा, तभी तुम इस टाइप के पेपर कर सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी तुम प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और फिर कुछ एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप करना होगा तुम्हें, जिससे कि तुम मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम जो है वो तुम अप्रोच कर सको। तो यही तुम्हारा बेसिस बनेगा तुम्हारा पेपर का, क्योंकि तुम पेपर जो है किस तरीके से कर पाते हो। ठीक है, सो ओवरऑल फिजिक्स का पेपर ठीक था, काफी अच्छा था। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले पेपर का फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि वो किस टाइप से बना था, या किस टाइप से पेपर जो था वो बेसिकली जेईई ने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।